स्टार्ट करना है। स्ट्रीम्स को अगर आप ऐसे सिंपल वर्डिंग में अगर आप उसके मीनिंग देखें, स्ट्रीम्स हम कहते हैं किसी चीज़ के बहाव को, जैसे आमतौर पर जो पानी बह रहा होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रीम। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है जावा के अंदर, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो जावा एप्लीकेशन है, जावा ऐप, इस जावा ऐप में अगर आपने कोई डाटा इनपुट करना है, इस जावा ऐप में अगर आपने कोई डाटा लेना है, सपोज वो डाटा आप किसी कीबोर्ड से ले रहे हैं या किसी और इनपुट डिवाइस से ले रहे हैं, तो बेसिकली वो आपकी जो डिवाइस है वो कनेक्टेड होगी एक स्ट्रीम के साथ, और वो स्ट्रीम आगे कनेक्टेड होगी आपकी जावा एप्लीकेशन के साथ। अब इस स्ट्रीम को आप चाहें तो जैसे किसी हार्डवेयर के साथ, कीबोर्ड वगैरह के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, या अगर आप चाहें तो इसको आप किसी फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी फाइल स्ट्रीम के साथ कनेक्ट है और स्ट्रीम जो है वो आपकी जावा एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होगी। इसी तरह से अगर आप ये चाहते हैं कि आपने कुछ आउटपुट करनी है, जैसे सपोज मॉनिटर के ऊपर, कंसोल के ऊपर कोई डाटा आपने डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आप अपनी ऐप को एक स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करेंगे और वो स्ट्रीम आगे फर्दर जो है वो आपकी कंसोल के साथ, मॉनिटर के साथ कनेक्टेड होगी, और वो डिस्प्ले आपको वहाँ पे रिजल्ट जो है उसके मॉनिटर पर मिल जाएगा। या आप उसका रिजल्ट, सपोज अगर ये मॉनिटर है या कोई भी डिवाइस है, या आप इसको किसी फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपका रिजल्ट किसी फाइल में जाकर स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो बेसिकली हमने स्ट्रीम्स को यूज करना है डाटा को इनपुट या आउटपुट करवाने के बाद। स्ट्रीम के थ्रू डाटा इनपुट होगा, स्ट्रीम के थ्रू डाटा आउटपुट होगा। और जैसे हम जब आउटपुट करवाने लगते हैं तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट लाइन वगैरह के स्टेटमेंट। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास ये जो आउट है, ये आउट एक वेरिएबल है, आउटपुट स्ट्रीम का एक वेरिएबल है, और ये स्ट्रीम हमारी कनेक्टेड है कंसोल के साथ, मॉनिटर के साथ, आपको रिजल्ट वहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया जाता है। इस तरह से जब हमने इनपुट करवाई थी तो आपको याद होगा कि हमने इनपुट करवाने के लिए वहाँ पर हमने एक क्लास यूज की थी। कौन सी क्लास यूज की थी हमने इनपुट के लिए? इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स, इनके कुछ वेरिएबल्स अवेलेबल हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं, या आप ये जो स्ट्रीम्स हैं इनको खुद से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ इनपुट आउटपुट करवानी है, चाहे वो इनपुट आउटपुट आप किसी अपनी हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू करवा रहे हैं या आप फाइल्स के थ्रू इनपुट आउटपुट करवा रहे हैं, तो उनके लिए भी आप इन स्ट्रीम्स की क्लासेस को यूज़ करेंगे। अब बेसिकली हमारे पास स्ट्रीम्स दो तरह के अवेलेबल हैं।
एक हमारे पास होती है जो होती है हमारे पास बाइट स्ट्रीम, और दूसरी होती है हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रीम। जो बाइट स्ट्रीम्स हैं हमारे पास, ये बाइट बाय बाइट वर्क करेंगे। अब बहुत सारी जगहों पर हमारा डाटा जो है वो बाइट की फॉर्म में आ रहा होता है, स्पेशली ऐसे सिस्टम जो ASCII एनकोडिंग टेक्निक को यूज करते हैं, वहां पे हमारा डाटा होता ही बाइट की फॉर्म में। या आपकी कुछ ऐसी बहुत सारी फाइल्स होती हैं जो सपोज कोई आपके पास कोई इमेज की फाइल है, कोई आपके पास साउंड की फाइल है, कोई मूवी फाइल है, वहां से आपने अगर डाटा रीड या राइट करना है तो बाइट की फॉर्म में ही करना है। जबकि इसके अपोजिट दूसरी जो एक और फाइल है वो स्ट्रीम है, वो आपका कैरेक्टर स्ट्रीम है। कैरेक्टर स्ट्रीम में हमारा डाटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आएगा, और आपको ये बात पता ही है कि जावा में यूनियन कोडिंग टेक्निक जो है वो यूज होती है, इसलिए कैरेक्टर हर 2 बाइट्स का होता है। तो इसका मतलब है कैरेक्टर स्ट्रीम जो होगी वो कैरेक्टर्स के ऊपर वर्क करेगी 2 बाइट डाटा के ऊपर इकट्ठा, और जो आपके पास बाइट स्ट्रीम जो है वो 1 बाइट के ऊपर जो है वर्क करेगी। तो ये 2 बेसिक टाइप्स है हमारे पास स्ट्रीम के, हमने दोनों को डिस्कस करना है। तो अभी हम पहले देखते हैं बाइट स्ट्रीम से हम स्टार्ट करते हैं कि बाइट स्ट्रीम हमारे पास कौन कौन सी है, और इससे पहले कि हम स्ट्रीम्स को देखें उसके प्रैक्टिकली हम उसके ऊपर काम करें, मैं स्ट्रीम्स की जो हायरार्की है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारी इसके अंदर स्ट्रीम्स जो है वो अवेलेबल है। ये इमेज इतना क्लियर नहीं है तो, लेकिन बहरहाल शायद आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप शुरू में देखें तो यहाँ पर आपके पास एक मेन पैकेज है java.lang पैकेज, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट की क्लास है। java.lang पैकेज के अंदर ऑब्जेक्ट की क्लास है। उसके बाद बाहर यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है java.io पैकेज, और ये इस साइड पे जितने भी क्लासेस हैं, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इनमें से कुछ को हम डिस्कस करेंगे। ये जितनी भी क्लासेस आपको नजर आ रही है सबकी सब क्लासेस java.io पैकेज का पार्ट है। यानी अगर आप इनमें से किसी भी क्लास को यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पैकेज कौन सा यूज करना होगा, java.io पैकेज। इसके अंदर एक क्लास आपको नजर आ रही है, एक मेन क्लास इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम से आगे ये क्लासेस ड्राइव हो रही हैं, यानी इनपुट स्ट्रीम के बाद से बन रही है आपके पास बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, पाइप्ड, सीक्वेंस्ड। ये सब की सब क्लासेस जो हैं वो इनपुट स्ट्रीम से ड्राइव हो रही हैं, यानी कि इन सब क्लासेस की पेरेंट क्लास जो है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास है। और उसके बाद आगे फर्दर जो फिल्टर इनपुट स्ट्रीम है उससे आपकी बफर इनपुट स्ट्रीम, डाटा इनपुट स्ट्रीम, और ये कुछ आपकी क्लासेस जो हैं वो इससे ड्राइव हो रही है। एक पूरी उसमें हायरार्की यहाँ पर आपको शो कराई गई है कि कौन सी क्लास है, कौन सी क्लासेस जो है वो आगे ड्राइव हो रही हैं, या आईओ की जो क्लासेस हैं इनपुट आउटपुट की। यहीं पर आपको एक क्लास फाइल की नजर आ रही होगी, इसको हम यूज करेंगे जी। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि फाइल से आगे कोई क्लास ड्राइव नहीं हो रही, सिर्फ फाइल की क्लास को सेपरेट है। उसके बाद फाइल डिस्क्रिप्टर वगैरह रैंडम फाइल्स, आउटपुट स्ट्रीम नीचे आ रही थी। ऊपर हमने देखी थी इनपुट स्ट्रीम, ये देखो ये इनपुट स्ट्रीम थी, तो ये आउटपुट स्ट्रीम है। आउटपुट स्ट्रीम के अंदर आपके पास फिर काफी सारी डिफरेंट स्ट्रीम्स आ रही हैं, जिसमें बाइट एरे आउटपुट, फाइल आउटपुट, फिल्टर आउटपुट, ऑब्जेक्ट आउटपुट और पाइप आउटपुट है। इसी से नीचे आपको रीडर की क्लास नजर आ रही है, रीडर राइटर। रीडर राइटर से फिर कुछ क्लासेस बन रही हैं, बफर रीडर है, 4 एरे रीडर है, और इसमें इनपुट स्ट्रीम, फिल्टर, पाइप, और यहाँ पर आपके पास कुछ फाइल रीडर भी आ रहा है। एक फाइल ये रीडर है, और नीचे राइटर की क्लास है, उसके अंदर फाइल राइटर भी होगा। यहाँ पे ये फाइल राइटर, ये कुछ क्लासेस हमने जो डिस्कस करनी है उनमें से हमारे पास है फाइल इनपुट स्ट्रीम, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है, ये वाली।
फिर हमने करना है जी फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये दोनों क्लासेस इसको हम पहले यहां से पढ़ना शुरू करते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम से। ये दोनों स्ट्रीम्स जो हैं हमारी बाइट स्ट्रीम्स हैं। बाइट स्ट्रीम्स मतलब ये बाइट बाय बाइट इन्होंने इनपुट आउटपुट करवानी है। अब एक बात ध्यान में रखें कि हमने कैरेक्टर स्ट्रीम्स भी पढ़नी है, हमने बाइट स्ट्रीम्स भी पढ़नी है। तो समटाइम ऐसा होता है कि वो एग्जाम में मेंशन कर देता है कि भाई आपने आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, फाइल से डाटा रीड करना है, लेकिन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है या बाइट बाय बाइट रीड करना है। तो वहां पर फिर आप उसी के हिसाब से आपने क्लासेस को यूज करना है। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं जो हमारे पास बाइट स्ट्रीम्स हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम्स एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम, वहां से हम स्टार्ट करने लगे। तो देखो सबसे पहले मैं सपोज मैं एक फाइल के अंदर कुछ डाटा राइट करना चाहता हूं। फाइल के अंदर डाटा राइट करने के लिए सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा कि कौन सी फाइल में आपने डाटा राइट करना है, वो फाइल कहां पड़ी हुई है, उसका कोई पाथ होगा, उसका कोई फाइल का कोई नेम होगा। तो सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को डिफाइन करना है। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक क्लास मौजूद है फाइल की, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फाइल, उसका नाम मैं रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल माई फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल। मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और आगे मैं यहाँ पर इसको पाथ दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ई के अंदर मैं कहता हूँ एक फाइल बनानी है मैंने, और उसका नाम मैं रख रहा हूँ E:// फॉर एग्जांपल NC नेशनल कॉलेज के लिए NC सेकेंड सेमेस्टर .txt। ये मैं एक फाइल बनाना चाह रहा हूँ ई में इस नाम से फाइल NC सेकेंड सेमेस्टर .txt। एक तो सबसे पहले वो आपको यहाँ पर फाइल के नीचे आपको कुछ एरर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम बता रहा है वो? हमने क्या अपने पैकेज में, हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर आईओ पैकेज इंपोर्ट किया है? नहीं किया। तो डिफॉल्ट पैकेज जो होता है वो तो होता है java.lang पैकेज। तो आईओ पैकेज को आपको इंपोर्ट करना होगा, या उसकी जो क्लासेस आप यूज़ करना चाह रहे हैं उन क्लासेस को आप इंपोर्ट कर लें। तो देखो यहाँ पे वो आपको यही बात बता रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है कि आप ये फाइल इंपोर्ट कर लें, या आप लिख लें यहाँ पर इंपोर्ट java.io.file, मुझे फाइल चाहिए थी। या अगर आपने आईओ पैकेज की बहुत सारी फाइल्स यूज़ करनी है तो बेशक पूरा कंप्लीट आईओ पैकेज इंपोर्ट कर लें। फिर आप वहाँ पे लिखेंगे io.static। तो अभी हमने जो मैंने आपको यहाँ पे खोल के भी दिखाया, तो आईओ पैकेज के अंदर तो ये सब की सब क्लासेस हैं। जब आप लिखेंगे ना io.static तो इसका मतलब आप ये सारी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने लिखा था io.file तो सिर्फ मैं फाइल क्लास को यूज़ कर सकता था, बाकी कोई भी क्लास मैं यूज़ नहीं कर सकता था। बाकी क्लासेस को यूज़ करने के लिए फिर आपको उन क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ता। तो हमने सिंपल सा काम किया, मैंने io.static लगा दिया। ठीक है। अब सबसे पहला टास्क हमने ये चेक करना है कि जो आपने फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई फाइल के नाम से, आप इसके बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक मेथड है एग्जिस्ट मेथड। ये चेक करने के लिए कि क्या इस नाम से इस पाथ के ऊपर कोई फाइल पहले से मौजूद तो नहीं है। एग्जिस्ट मेथड, एग्जिस्ट कि भाई चीज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। आप इसके साथ में एग्जिस्ट का मेथड लगा के चेक कर सकते हो। ये एग्जिस्ट का मेथड आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। फाइल मौजूद होगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, फाइल मौजूद नहीं होगी तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पर एक इफ लगा के मैं इसको चेक कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इफ माई फाइल डॉट एग्जिस्ट, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ ऐसा आउट फाइल ऑलरेडी अवेलेबल एल्स फाइल नॉट फाउंड। ठीक है।
हमने एक फाइल को ऑब्जेक्ट लिया, उसको एक फिजिकल फाइल के साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया, ये फिजिकल फाइल है हमारी जो ईमेल भेजी। अब हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या ये फाइल मौजूद है या नहीं। सिंपल सा मेथड, एग्जिस्ट का मेथड। इसी एप्लीकेशन को यहीं तक चला के देखते हैं। उसे आप कहते हैं फाइल नॉट फाउंड, तो इस नाम से कोई फाइल यहाँ पर इस लोकेशन पर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होती तो आप कह रहा था फाइल फाउंड। जैसे हम देख लेते हैं ई में जाके, ये ई ड्राइव ओपन है, तो यहाँ पर सपोज एक न्यू के नाम से फाइल पड़ी हुई है, तो मैं न्यू की फाइल को चेक करता हूँ, new.txt। यहाँ मैं सारा खत्म कर रहा हूँ। ई के अंदर मैं कहता हूँ कि चेक करो new.txt, सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाने के लिए कि हाँ भाई वाकई वो उस फिजिकल फाइल को एक्सेस कर रहा है, उसको चेक करके आपको बता रहा है। तो देखें उसने यहाँ पे आपको बता दिया फाइल ऑलरेडी अवेलेबल। तो ये एग्जिस्ट का मेथड किसी भी एक फिजिकल फाइल को चेक करके ये बताने के लिए कि ये फाइल मौजूद है किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर या नहीं, आपको ये मेथड बता देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसी फाइल का नाम लिख लेता हूँ जिसमें हम पहले काम करना चाह रहे थे, जो मौजूद नहीं थी। ये फाइल हमारी मौजूद नहीं है। अब मैंने इस फाइल के अंदर कुछ डाटा राइट करना है। मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मैं क्रिएट करूँ और इसके अंदर मैं कुछ डाटा राइट करूँ, सेव करूँ। एक तो फाइल हैंडलिंग जो हम करते हैं, जैसे हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग करना जा रहे हैं, इसकी एक तो रीज़न ये होती है कि जो आप अपने प्रोग्राम के अंदर डाटा इनपुट कर रहे होते हैं, आप सेटर गेटर मेथड वगैरह यूज़ करते हुए आप ये सारा काम कर रहे होते हैं, तो वो सारा डाटा जो आपका एंटर हो रहा होता है वो डाटा आपका ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाता है। ऑब्जेक्ट्स आपके मेमोरी के अंदर होते हैं और वो सब कुछ टेम्परेरी होता है। आपने एक ऑब्जेक्ट का नाम, रोल नंबर, मार्क्स वगैरह सब चीज़ें सेट की, लेकिन वो सब कुछ मेमोरी के अंदर हुआ। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन क्लोज होगी, मेमोरी में से ऑब्जेक्ट सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सारा डाटा हमारा ज़ाया हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने उस डाटा को परमानेंट किसी स्टोरेज के ऊपर ले जाकर स्टोर कर दें, तो फिर वहाँ पर आपने क्या काम करना है, वहाँ पे अपने डाटा को आपने फाइल्स के अंदर जाकर स्टोर करना है। तो मैं अपने परमानेंट डाटा को स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। अब हमने दो मैंने आपको क्लासेस बताई जो हमारी बाइट स्ट्रीम्स हैं। एक है हमारे पास फाइल इनपुट स्ट्रीम और दूसरी है फाइल आउटपुट स्ट्रीम। मैंने फाइल में डाटा राइट करना है अपनी जावा की एप्लीकेशन से, तो मैं वहां पर कौन सी स्ट्रीम यूज करूं, इनपुट स्ट्रीम या आउटपुट स्ट्रीम? इनपुट स्ट्रीम देखें, एक बात ध्यान रखें कि आपने ये जो स्ट्रीम का जो डिसाइड करना है, ये आपने अपनी एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। फाइल के अंदर नो डाउट डाटा जाएगा, फाइल के अंदर डाटा इनपुट हो रहा है, लेकिन हमारी जावा की एप्लीकेशन से डाटा तो आउटपुट हो रहा है ना। हमारी ये जावा की एप्लीकेशन है, नहीं ये ऐप है, हमने इस फाइल के अंदर डाटा राइट करना है, ये फाइल है। एप्लीकेशन तो डाटा आउट हो रहा है, फाइल में इन हो रहा है, ठीक है फाइल में इन हो रहा है, लेकिन एप्लीकेशन से आउट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम यूज करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम। जब फाइल में डाटा राइट करना है, फाइल की तरफ डाटा भेजना है, हमारी एप्लीकेशन से डाटा आउट होगा, इसलिए हम यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। मैं इसका नाम रख रहा हूँ FOS, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इक्वल्स टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और यहाँ पर मैं इसको पास कर रहा हूँ, ये जो माई फाइल का जो एक ऑब्जेक्ट था उसको मैं पास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप चाहते तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पाथ भी दे सकते थे, ये वाला पाथ, लेकिन मैंने पहले वो पाथ एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैंने उस फाइल का ऑब्जेक्ट मैंने वहाँ पर यूज किया। ठीक है, एक फिजिकल फाइल के साथ ही कनेक्टेड है माई फाइल, और उस माई फाइल को आगे मैंने फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ मैंने जो है उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक हो गया? अब यहाँ पे वो आपको एरर देगा। एरर बेसिकली आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि
यहाँ पर जब भी आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे काम कर रहे होते हैं स्पेशली फाइल्स वगैरह के ऊपर, तो वहाँ पे कोई एक्सेप्शन अकर हो सकती है। तो ये आपके पास एक चेक्ड एक्सेप्शन है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब आपको ये एक्सेप्शन हैंडल करनी होगी। तो एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए आप यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक बना लें। ट्राई, ये सारा कुछ मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेता हूँ और आगे कैच। एक्सेप्शन की मैं मेन क्लास को मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं ई को। अब देखो वो हमारा एरर खत्म हो गया। अभी देखो मैं सिर्फ ये काम किया, फाइल की एग्जिस्टेंस को चेक करने के बाद सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट बनाया अभी तक हमने, फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो लिंक्ड है माय फाइल के साथ। अब आपने अगर कुछ डाटा राइट करना है तो ये जो आपके पास स्ट्रीम बनी है इसका एक मेथड है राइट मेथड, उसको यूज करते हुए आप राइट कर सकते हैं। बस सिंपल था, 2 स्टेप का काम है सर कि एक फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओ, उस ऑब्जेक्ट का राइट मेथड कॉल करो, और राइट मेथड कॉल करके आप जो कुछ भी राइट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप लिख दें। लेकिन एक बात जरा ध्यान में रहे कि ये जो राइट का मेथड है, देखें यहाँ पर ये राइट का 3 मेथड आ रहे हैं। एक है राइट जिसमें आपने एरे देना है, एक है जिसमें आपने इंटीजर वैल्यू को देनी है जो आरसी कोड हो सकता है, और तीसरा है राइट का मेथड जिसमें आपने बाइट एरे बताना है और उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग उसकी लेंथ वगैरह बतानी है कि एक बाइट एरे है उसकी फलां लोकेशन से फलां लोकेशन तक का डाटा उठाकर उस फाइल के अंदर राइट कर दो। हम बड़ा सिंपल वाला काम करेंगे। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग उसको पास कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है इसके अंदर, आप देखें इसमें स्ट्रिंग नहीं है, इसको आप स्ट्रिंग को पास नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई टेक्स्ट, सपोज ये मैंने एक स्ट्रिंग दी, दिस इज माई टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप स्ट्रिंग की जो डबल कोटेशंस हैं इसके बाद आके आप डॉट लगाएं और यहाँ पर आप एक मेथड यूज कर लें, गेट बाइट्स मेथड, जो हमने स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ा था कि ये मेथड किसी भी स्ट्रिंग को बाइट एरे में कन्वर्ट कर देगा। अब ये गेट बाइट्स मेथड जो हमने स्ट्रिंग के साथ बनाया, तो ये मेथड स्ट्रिंग को बाइट एरे में कन्वर्ट कर देगा, और वो बाइट एरे हमारे उस मेथड को मिल जाएगा। क्योंकि इस मेथड को या तो आपने बाइट एरे देना था या एक आस्की कोड देना था। ये सारी स्ट्रिंग इसने एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि राइट मेथड स्ट्रिंग को राइट नहीं कर सकता, उसे बाइट एरे को राइट करना है, एक सिंगल आस्की कोड को राइट करना है। तो मैंने उसके साथ क्या बाइट का मेथड कॉल करेंगे, जैसे सबकी बाइट ड्रैग कर वो बना देना है, कैरेक्टर एरे बना देना, सॉरी बाइट एरे बना देना, कैरेक्टर एरे नहीं बाइट एरे। बात क्लियर होगी जी? अगर आप ये नहीं लगाते, ये देखो मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, वो आपको एरर देगा क्योंकि ये वाला मेथड स्ट्रिंग लेता ही नहीं है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो हमने उस स्ट्रिंग की बाइट्स बना दी। बस यहाँ तक काम कर देने से हमारा काम मुकम्मल हो गया, और अब हमारा डाटा उस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। इसको हम यहीं तक ही रन करके देखते हैं। अभी काम वैसे मुकम्मल नहीं हुआ है जनरली अगर देखा जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे स्टेप्स के मुकम्मल हो चुके हैं। इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो पहले तो वो आपको कहेगा कि फाइल नॉट फाउंड, उसके बाद वो यहाँ पर आया, उसने फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, और ये वाला टेक्स्ट उसने उसके अंदर राइट भी कर दिया होगा, या हो सकता ना किया हो, देखते हैं उसको, चेक करते हैं। मैंने फाइल बनाई है NC सेकंड सेमेस्टर, तो ई में आके देखते हैं हम, ये एक फाइल हमारे पास बन गई है NC सेकंड सेमेस्टर, और इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करके उसको ओपन करूं तो वो वाला डाटा जो मैंने लिखा था वो इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं मौजूद है। अभी 1-2 स्टेप और कर लेने बेहतर हैं। राइट तो हो गया, हमारा काम तो हो गया जो हम चाह रहे थे, लेकिन वो करने बेहतर है। वो स्टेप क्या? एक पहला स्टेप ये है कि आप FOS के साथ एक मेथड यूज करें, फ्लश मेथड। फ्लश ये मेथड क्या काम करेगा?
ये मेथड काम ये करेगा। समटाइम ऐसा होता है कि जो डाटा आप राइट करना चाह रहे होते हैं वो कंप्लीटली राइट नहीं हो पाता, वो डाटा डेस्टिनेशन तक मुकम्मल नहीं पहुंचता, स्क्रीन में बीच में नहीं रहता। तो फ्लश का मेथड इस चीज को इंश्योर कर देगा कि सारे का सारा डाटा उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल ऐसे ले सकते हो, फ्लश के मेथड की एग्जांपल जैसे आमतौर पर क्या अक्सर ऐसे ही होता है कि हम घर में कोई आटा वगैरह कोई चीज़ हम पिसवा के लेकर आते हैं वो बोरी में होती है। उसके बाद आप उसको बोरी को वो एक जो भी कोई ड्रम है उसके अंदर हम ले जाके उलट देते हैं। अब बहुत सारा आटा तो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आटा ऐसा भी होता है जो उस बोरी के अंदर लगा हुआ होता है, रह जाता है। तो फिर हमसे क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा झाड़ देते हैं बोरी पे, जस्ट इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि वो सारा कुछ जो है वो ड्रम में शिफ्ट हो जाता है और वो चीज ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लश का मतलब बेसिकली इस चीज को यकीनी बना रहा है, इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि अगर कोई डाटा स्क्रीन्स में है तो वो भी डेस्टिनेशन तक मुकम्मल पहुंचे। इसके बगैर भी काम हमारा हो गया था, लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि नहीं होता काम हमारा, क्या हम राइट करना चाह रहे थे लेकिन राइट नहीं हो रहा। फिर आप हम कोई जब फ्लश का आंसर लगा लो वो आपका डाटा जो है वो राइट हो जाएगा। तो ये लगा लें, इसको आदत बना लें कि आपने जब भी डाटा राइट करना है तो आप फ्लश का मेथड जो है वो आप यूज करेंगे। और एक और काम, आपने इस स्ट्रीम को क्लोज करना है, बस ये सिंपल दो काम और। जब राइटिंग का काम मुकम्मल हो गया, अब आप उस स्ट्रीम को क्लोज कर दें, क्योंकि वो स्ट्रीम बेसिकली आपके फिजिकल फाइल के साथ कनेक्टेड है। हो सकता है उस फिजिकल फाइल के ऊपर कोई और एप्लीकेशन काम करना चाहे, अगर हमारी इस एप्लीकेशन ने उस फाइल को क्लोज ना किया या हमारी स्ट्रीम क्लोज ना हुई, हो सकता है कि किसी और एप्लीकेशन के लिए वो फाइल अवेलेबल ना हो, तो लिखा है कि ऑलरेडी इन यूज बाय सम अदर एप्लीकेशन। तो ये दो काम और भी आप करेंगे। आपने देखा कि फिर बहुत सिंपल तरीके से आप फाइल के अंदर डाटा को राइट किया, बहुत सिंपल मैथड। ये एक्सेस भी चेक करना है, इसलिए मैंने आपको इसलिए बताया है कि ये देख लेंगे कोई फाइल मौजूद है या नहीं, इसको चेक करेंगे। और ये भी जरूरी पार्ट नहीं है, सिर्फ एक लाइन ये 2 और 3 लाइन्स का कोड, सिर्फ 3 लाइन्स का कोड लाइन बाय लाइन डाटा को राइट करने के लिए। बात क्लियर होगी तो मसला। अच्छा देखो, सपोज मैं कोई और डाटा यहाँ पर राइट करता हूँ, मैंने यहाँ पर डाटा राइट किया था, दिस इज माय टेक्स्ट, यही किया था ना। मैं यहाँ पर डाटा चेंज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जी हेलो एमसीएस स्टूडेंट्स, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो उसने कहा कि ये फाइल जो है वो अवेलेबल है। और अब अगर आप उसके अंदर जाके देखेंगे तो क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, वो पहले वाला डाटा कहाँ गया, पहले वाला डाटा तो नहीं लिखा हुआ ना। यानी कि जब भी आप फाइल के अंदर कुछ नया राइट कर रहे हैं तो वो पुराने वाले के ऊपर ओवर राइट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि पुराने वाला डाटा भी रहे और नया डाटा भी उसके बाद में जाके अपेंड हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि डाटा प्रीवियस डाटा के ऊपर राइट ना हो बल्कि उसके बाद जाके अपेंड हो जाए, तो उसके लिए आपने बस एक काम कर लेना, सिंपल सा काम, वो ये कि जहाँ पर आप इस फाइल का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, माय फाइल जहाँ पे आपने दिया, यहाँ पर आपने एक सेकंड आर्ग्यूमेंट ट्रू लिख देना, ट्रू, बस। अब ये ट्रू जो है वो बेसिकली अपेंड मोड के लिए है, अपेंड मोड। अब मैंने डाटा क्या राइट किया हुआ फाइल के अंदर, फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो एमसीएस स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल इस सारे को मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ चलो व्हाट आर यू डूइंग। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद मैं उसको रन कर रहा हूँ। अब अपनी एप्लीकेशन को तो जाके अपनी फाइल को चेक करें,
हेलो MCS स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। अब उसने उसके ऊपर राइट नहीं किया, ओवर राइट नहीं किया, बल्कि उसने अपेंड किया है। तो अगर आप अपेंड मोड के अंदर फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, तो जहां पर आपने फाइल का आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वहां पर आपने एक ट्रू का जो है वो मोड आपने ट्रू लिख देना है, जो कि आपकी फाइल को अपेंड मोड के अंदर ओपन करेगा। ठीक है, समझ लगी बात। हमने फाइल एक क्रिएट की, उसके अंदर डाटा भी राइट कर लिया, लेकिन डाटा को चेक करने के लिए हम क्या करना पड़ रहा है हमें, हम ई में जाते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या डाटा वहां पहुंचा सक्सेसफुली या नहीं पहुंचा। ऐसे ही वेरीफाई करना चाह रहे हैं, करते हैं ना, ऐसे ही वेरीफाई हम कर रहे हैं। तो अगर आप ये चाहें कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही उसी फाइल को ओपन करके उसके कंटेंट्स को यहाँ पर डिस्प्ले कर दें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको फाइल को रीड करना होगा। अब ये तो राइट कर रहे हैं, फाइल के अंदर हमने डाटा राइट किया। अब हम क्या देखने लगे कि फाइल से डाटा को रीड कैसे करना है, बाइट बाय बाइट। ठीक है, अब डाटा को अगर आपको रीड करना है तो उसके लिए आपको कौन सी स्ट्रीम यूज करनी पड़ेगी और उसका मेथड अच्छा, अब हमने क्लास यूज करनी है फाइल इनपुट स्ट्रीम, और उसका मेथड कौन सा यूज करेंगे, उसका रीड मेथड यूज करेंगे। ऑपोजिट है, देखो दोनों चीजें, इनपुट स्ट्रीम राइट का मेथड, आउटपुट स्ट्रीम रीड मेथड। तो मैं यहाँ पर देखो, हमने जब अपनी एप्लीकेशन से डाटा राइट करना है किसी फाइल में, तो हमने कौन सा क्लास यूज की थी, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। आउटपुट स्ट्रीम का हमने मेथड कौन सा यूज किया था, राइट मेथड। ये राइट मेथड हमने सामने यूज किया था। जब हमने डाटा रीड करना है तब यूज करेंगे इनपुट स्ट्रीम, और मेथड कौन सा होगा, रीड का, क्योंकि वो रीड का मेथड आपको फाइल से डाटा रीड कर देगा। ठीक है, अब मुझे फाइल में से डाटा रीड करना है, तो मैं ले रहा हूं फाइल इनपुट स्ट्रीम, मैं इसका नाम रख रहा हूं FIS, ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और उसको मैं उसी फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, माई फाइल। ये माई फाइल जहन में रहे कि कनेक्टेड है उसी फिजिकल फाइल के साथ जो ई में पड़ी हुई है, इसके साथ। यानी पहले मैंने उसी फाइल के अंदर राइट किया, मैं उसी फाइल से डाटा रीड करना चाह रहा हूं।
ठीक है। अब मैं इसका रीड मेथड कॉल कर सकता हूं, इसको नोट ना करें, अभी ये काम हमारा मुकम्मल नहीं है, मुझे इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, आप लोग चेंजिंग नहीं कर सकेंगे। मैंने रीड का मेथड कॉल करना है। अब देखिए ये जो आपके पास इनपुट स्ट्रीम है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, उसका मैं रीड का मेथड मैं कॉल कर रहा हूं, लेकिन ये रीड का जो मेथड है ये आपको किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है? इसकी रिटर्न टाइप देखिए क्या है, यानी ये रीड तो कर तो देगा, लेकिन ये रीड करके आपको कैरेक्टर रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब इंटीजर अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो फिर मैं उसके लिए इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ उस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रख रहा हूँ कुछ भी, चलो डाटा नाम रख देता हूँ उसका, डाटा। अब वो कैरेक्टर रिटर्न होगी किसमें आएगा? डाटा में। और इस डाटा को मैं प्रिंट करा के देख लूँ कि मुझे मिलता क्या है, क्या चीज़ प्रिंट होती है। ठीक है, समझ लगी बात की? हमने बड़ा सिंपल सा काम किया भाई यहाँ तक। ये 3 लाइनें, इनको जरा फोकस करें। इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको फिजिकल फाइल के साथ कनेक्ट किया, वहां से एक रीड का मेथड कॉल किया, उस रीड के मेथड ने एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी, तो मैंने एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर मैं डाटा रीड किया और उसको मैं प्रिंट करा के देख रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि आपको रिजल्ट क्या मिलता है। रिजल्ट क्या मिला? 72 मिल रहा है आपको रिजल्ट। अच्छा, ये 72 क्या हो सकता है, क्या चीज़ है ये? चलो मैं काम को तो सिंपल कर रहा हूँ, मैं इसका ट्रू खत्म कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक नया डाटा लिख रहा हूँ। चलो व्हाट आर यू डूइंग, और इससे पहले मैं लिख रहा हूँ ए, उससे पहले मैंने ए लिख दिया, क्योंकि ए को उसका जो रिजल्ट आएगा उसको देख के आप फौरी तौर पर पहचान जाएंगे कि क्या चीज़ आ रही है। आस्की कोड, पहले 72 भी आस्की कोड था, वो कोई और कैरेक्टर था, उसका आस्की कोड था। अब मैंने क्योंकि शुरू में ए लिख दिया तो उसने ए का आस्की कोड यानी कि 65 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो रीड का मेथड है ये आपको आस्की कोड रिटर्न कर रहा है, तो पहले कैरेक्टर का रिटर्न करेगा। हाँ बिल्कुल, रीड का मेथड उसे सिर्फ एक कैरेक्टर का रिटर्न करना है। आप सबका करना चाह रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पर बार बार रीड का मेथड कॉल करना होगा, उसके लिए आप कैरेक्टर लूप लगा रहे हैं, कोई और मैकेनिज्म जो भी आप समझे आपको उसको यूज करना होगा। लेकिन फिलहाल एक दफा रीड का मेथड कॉल किया तो उसने पहले कैरेक्टर का आस्की कोड आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, अच्छा अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अब हम पूरी फाइल को प्रिंट करना चाह रहे हैं, वो कैसे करें? अब हमें तो नहीं पता कि फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने बाइट की फाइल है, क्या कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर लूप चलाएं तो लूप कैसे चलाएं, कहाँ से कहाँ तक लूप चलाएं? तो देखो इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, एक बड़ा सिंपल सा हल है। एक मेथड है यहाँ पर अवेलेबल का मेथड। अवेलेबल मेथड उन बाइट्स की तादाद को रिटर्न करेगा जिन बाइट्स को आपने अभी तक रीड नहीं किया। अवेलेबल जो रेडी टू रीड हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं, अवेलेबल का मेथड है। अब देखें जरा मैं यहाँ पे कैसे आपको चेक करके बताता हूँ। मैं रीड करने से पहले, जहाँ पे मैं इसे रीड कर रहा हूँ ना, मैं रीड करने से पहले यहाँ पर एक और इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ, उसका नाम मैंने रख लिया साइज, और यहाँ पे मैं वही फाइल इनपुट स्ट्रीम का मेथड यूज कर रहा हूँ अवेलेबल। और इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लें तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि क्या रिटर्न कर रहा है। रिटर्न एंड एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ द रिमेनिंग बाइट्स दैट कैन बी रीड। इनको आप रीड कर सकते हैं, वो आपको उसका साइज रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने अवेलेबल का मेथड यूज किया और अब मैं इसको प्रिंट करा के देख रहा हूँ। देखो सिंपल से काम कर रहे हैं, फोकस रखें जरा। इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने माई फाइल के साथ कनेक्ट किया। हम उसके अंदर देख रहा हूँ कि उसके अंदर कितने बाइट्स अवेलेबल हैं, उसको हमने प्रिंट करवाया। एक कैरेक्टर को रीड किया और एक कैरेक्टर को रीड करने के बाद मैं दोबारा देख रहा हूँ
कि अब अवेलेबल कितनी बाइट्स हैं। एक दफा पहले चेक कर लिया, एक कैरेक्टर रीड किया, फिर दोबारा चेक किया कि अवेलेबल बाइट्स कितनी है। तो यहां पर देखें आपको रिजल्ट क्या मिलता है। 20 65 तो उसका ए का आसी कोड है, उसके बाद 20 21 और फिर 20, यानी रीड करने से पहले 21 बाइट्स, रीड करने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक दफा रीड कर लेते हैं तो अवेलेबल बाइट्स कम हो जाती हैं। रीड करते जाएंगे, अवेलेबल बाइट्स कम होती जाएंगे। और अवेलेबल को यूज करते हुए आप शुरू में कोई एक लूप बना सकते हैं कि आप उसको स्टार्ट करें लूप को 1 से और ले जाएं उसको अवेलेबल तक। तो बस काम हमारा बड़ा आसान हो गया। अब हम उसको लूप के अंदर हम यूज करते हैं। मैंने इनकी इसकी डिस्प्ले कराने की जरूरत अब नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने किया था। इसको भी मैं खत्म कर देता हूं, या डाटा तो मैंने प्रिंट कराना ही कराना है, बाद वाला जो अवेलेबल है इसे मैं खत्म कर रहा हूं। अब देखें जी, मैं यहां पर एक लूप लगा रहा हूं फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू साइज। साइज में क्या आ रहा है, अवेलेबल जो बाइट्स हैं, मैं वहां तक चला रहा हूं और एक एक का इंक्रीमेंट कर लेते हैं। और फिर अब मैंने यहां पर एक एक बाइट मैं रीड करता जा रहा हूं और उसको मैं डिस्प्ले करता जा रहा हूं। अब देखिए इसकी आउटपुट क्या मिलेगी आपको, क्या ख्याल है? क्या है ये आउटपुट? इससे बहुत सारे आपको डिजिट्स प्रिंट कर दिए। ये हर कैरेक्टर का आसी कोड है। हाँ, हर कैरेक्टर का आसी कोड है। तो हमने फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ था, ए और व्हाट आर यू डूइंग, तो आसी कोड उसने सबके प्रिंट कर दिए। अब हमें इन आरसी कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। मुझे ये तो हमारी समझ में नहीं ना आ रहे, तो उसके लिए बड़ा आसान सा काम है, आप टाइप कास्टिंग कर लेंगे। ये डाटा जो आपने इंटीजर में रीड किया है, इसको आप टाइप कास्ट कर लो 4 में, कैरेक्टर में, और फिर डिस्प्ले करा दें। बस ये डाटा जो आपने रीड किया इंटीजर में, उसको मैंने कैरेक्टर में टाइप कास्ट कर लिया। 65 को टाइप कास्टिंग हो तो कैरेक्टर ए बन जाएगा एंड सो ऑन। अब इसी को हम रन करके देखते हैं। अब कुछ चीज समझ में आ रही है, जो कि हमने इनपुट किया था वही आ रहा है, लेकिन वो इस तरह से प्रिंट कर रहा है, एक सेंटेंस की फॉर्म में प्रिंट नहीं कर रहा, क्योंकि आपने यहाँ पे जो मेथड यूज किया है वो राइट लाइन मेथड है। आप इसका ln खत्म कर दें एंड से, जस्ट प्रिंट रख दें, तो अब आपको वही चीज जो उस फाइल के अंदर आपको आप ओपन करके देख रहे थे, वही यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। यानी उसने फाइल से रीड किया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड किया। और प्रॉपर्ली कैरेक्टर बाय कैरेक्टर नहीं करना चाहिए, तो जावा का कैरेक्टर 2 बाइट का होता है, यूनिकोड है, तो बाइट बाय बाइट उसने फाइल को रीड किया और यहीं पर डिस्प्ले करवा दिया। इनपुट भी की हमने और आउटपुट भी की, यानी फाइल के अंदर डाटा हमारे पास सेव भी हो रहा है, फाइल से डाटा रीड भी कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला? अब अगर यहां तक आपको काम की समझ लग गई है ना, तो अब आप फाइल हैंडलिंग को यूज करते हुए बहुत सारे डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि एक फाइल है, फॉर एग्जांपल टेस्ट के नाम से test.txt। आपने उस फाइल में अपर केस लेटर्स को काउंट करना है, आपने लोअर केस लेटर्स को काउंट करना है, आपने उसके वर्ड्स काउंट करने हैं, स्पेशल सिंबल्स काउंट करने हैं, या
आपने उस फाइल में से जो अपर केस लेटर्स हैं उनको एक सेपरेट फाइल के अंदर स्टोर कराना है, उस फाइल के लोअर केस लेटर्स को एक अलग फाइल के अंदर स्टोर कराना है। इस तरह का कोई भी काम करना अब आपके लिए बिल्कुल मसला नहीं होगा। एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देख के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर उसको मैं डिस्प्ले कराने से पहले मैं इधर कोई एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम मैंने रखा काउंट कैप्स, उसको मैंने 0 कर दिया, काउंट कैप्स को मैंने 0 कर दिया। आप चाहें तो चलो एक कैरेक्टर वेरिएबल भी मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि बात जो है वो आपके लिए जरा और इजी हो जाए। 4ch ठीक है जाए। और यहाँ पर मैं उसको जो मैंने रीड किया और रीड करने के बाद उसको ch के अंदर स्टोर कर रहा हूँ टाइप कास्ट करके 4 डाटा, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं सिर्फ ch को प्रिंट करा रहा हूँ। ये चीज़ शायद आपके लिए और भी ज़्यादा अब सिंपल हो गई हो। ठीक, मैंने कैरेक्टर एरे ले लिया, तो सॉरी कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, एरे नहीं कैरेक्टर वेरिएबल। जो कुछ मैंने रीड किया वो इंटीजर फॉर्म में डाटा में आ रहा है, डाटा को मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करके ch में स्टोर कर रहा हूँ और ch को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन ch के ऊपर लगा लेता हूँ। मैं कहता हूँ इफ ch ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैपिटल A एंड ch लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल Z, तो इसका मतलब है कि वो कैपिटल लेटर होगा। तो यहाँ पर मैं काउंट कैप्स में एक का इंक्रीमेंट करा रहा हूँ, काउंट कैप्स। और उसके बाद मैं लूप से बाहर निकल के मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ कि टोटल कैपिटल लेटर्स कितने हैं। टोटल कैपिटल लेटर्स इक्वल्स टू कितने थे हमारे फाइल के अंदर टोटल कैपिटल लेटर्स? 2 कैपिटल लेटर्स, एक A एक W और कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ और कैपिटल लेटर्स डाल देता हूँ। इसको भी मैंने कैपिटल कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी मैंने कर दिया। अब कितने हो गए? देखिए टोटल कैपिटल लेटर्स जो हैं अब 5 हो गए। तो इस तरह से आप, क्योंकि आपको जो वहाँ से जो भी चीज़ रिटर्न हो रही है वो ASCII कोड में है, ASCII कोड को आप कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं और कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वापस ठीक है। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? तो हमने देखा कि आप बाइट बाय बाइट किस तरह से डाटा को रीड और राइट करेंगे। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जावा में, बहुत सारी क्लासेस हैं जो बाइट बाय बाइट आपको डाटा रीड या राइट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। लेकिन हमने बस सिर्फ यही एक क्लास अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ लें और उसको यूज़ कर लें तो ये सफिशिएंट है।